स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी CBT। हाँ, नमस्कार। हमारे पास इससे जुड़ा एक एकेडमिक टेक्स्ट है और आज हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि CBT आखिर है क्या, कैसे काम करता है और कैसे हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स और हमारे बर्ताव के बीच का जो कनेक्शन है उसे ये उजागर करता है। बिल्कुल। और देखिए, CBT का जो सबसे बुनियादी पर बहुत पावरफुल आइडिया है वो ये है कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो काम है, वो सीधे सीधे बाहरी सिचुएशन से नहीं आते। अच्छा। बल्कि वो आते हैं उस सिचुएशन के बारे में हमारी सोच से। हम क्या सोचते हैं उस बारे में। और सबसे जरूरी बात ये है कि ये जो सोचने का तरीका है, इसे बदला जा सकता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका मतलब तो बहुत गहरा हुआ। जैसे मान लीजिए कोई दोस्त मिला रास्ते में, उसने देखा नहीं। हाँ। और जो दुख हुआ वो इसलिए नहीं कि उसने देखा नहीं, बल्कि इसलिए हुआ कि हमने सोचा कि शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं उससे पसंद नहीं हूं। ये है बेसिक फंडा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही एल्बर्ट एलिस का जो फेमस ABC मॉडल है, उसका सार है। ABC मॉडल? हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। हाँ, तो A है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वो घटना जो हुई, जैसे आपने कहा दोस्त का बिना पहचाने गुजर जाना। ठीक है। B है बिलीव्स, उस घटना के बारे में हमारी सोच, हमारे विश्वास। जैसे उसने जानबूझकर अनदेखा किया, मैं शायद इतना जरूरी नहीं हूं, या मैं बेकार हूं। और C है कॉन्सिक्वेंस, उस सोच का नतीजा, हमारी भावनाएं क्या हुई, हमारा व्यवहार कैसा रहा। जैसे दुख महसूस करना, उदास हो जाना, या शायद आगे से लोगों से थोड़ा कतराना। तो असली खेल इस B का है, मतलब हमारे विश्वासों का। CBT इसी पर फोकस करता है। बिल्कुल। A सीधे C को पैदा नहीं करता, A से B बनता है और फिर B से C आता है। यहीं पर काम करने की जरूरत होती है। इंटरेस्टिंग। वैसे ये तरीका आया कहाँ से? मतलब ये आइडिया की सोच मायने रखती है, ये तो शायद पुराना है। हाँ, आइडिया की जड़ें तो पुरानी है। एल्फ्रेड एडलर जैसे साइकोलॉजिस्ट ने भी पहले कहा था कि सोच का भावनाओं में बड़ा रोल है। हाँ, लेकिन जो मॉडर्न CBT है उसकी शुरुआत कह सकते हैं 1950s और 60s के दशक में हुई। एल्बर्ट एलिस, जिन्होंने REBT शुरू की, और एरन बेक, जिन्होंने कॉग्निटिव थेरेपी यानी CT बनाई। अच्छा, एलिस और बेक। जी, दोनों ने ये महसूस किया कि सिर्फ लोगों के अतीत में जाने के बजाय अगर उनकी जो अभी की सोच है, उनके जो विश्वास हैं, उन पर सीधे काम किया जाए, हाँ, तो थेरेपी ज्यादा तेजी से असर दिखा सकती है। तो एक तरह से उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ यानी सोच, उसको सीधे एड्रेस करने का तरीका निकाला। और फिर 90s तक आते आते ये सब मिलते जुलते तरीके CBT के नाम से जाने जाने लगे। सही। और इन सब का जो कोर आइडिया है वो यही है कि हमारी सोच हमारी भावनाओं और व्यवहार को निर्धारित करती है। तो अगर सोच ही सब कुछ ड्राइव कर रही है, तो फिर दिक्कत कब और कैसे शुरू होती है? मतलब किस तरह की सोच प्रॉब्लमैटिक होती है? हाँ, देखिए, CBT में इसे डिसफंक्शनल थिंकिंग या इरैशनल बिलीफ्स कहते हैं, मतलब अतार्किक विश्वास। अतार्किक विश्वास। सीधी भाषा में कहें तो ये सोचने के वो तरीके या पैटर्न हैं जो हमें हमारे गोल्स तक पहुंचने से रोकते हैं। ओके। बेवजह की या बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली भावनाएं पैदा करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा या गहरी उदासी या इंटेंस एंजाइटी। और ऐसे काम करवाते हैं जो हमारे लिए या शायद दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। और अक्सर ये सोच हकीकत से थोड़ी अलग होती है, मतलब उसके पक्ष में सबूत नहीं होते। अच्छा, तो ये सिर्फ नेगेटिव सोचना नहीं है, ये ऐसा सोचना है जो हमारे काम नहीं आता, जो लाइफ को मुश्किल बनाता है। कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकती हैं? टेक्स्ट में कुछ सोच की गलतियों या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का जिक्र था। हाँ, एरन बेक ने कुछ बहुत कॉमन पैटर्न बताए थे। चलिए कुछ को देखते हैं। एक है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, हाँ। इसमें हम चीजों को सिर्फ दो एक्सट्रीम में देखते हैं, या तो सब परफेक्ट है या सब बर्बाद, बीच का कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्रेजेंटेशन दी, 99% अच्छी गई, पर एक छोटी सी गलती हो गई, तो वो सोचेगा सब बेकार हो गया, पूरी प्रेजेंटेशन खराब हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो बहुत होता है। जरा सी कमी हुई और पूरी चीज को ही खारिज कर दिया। और क्या है? एक और है माइंड रीडिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। माइंड रीडिंग मतलब दूसरों का दिमाग पढ़ना। हाँ, या ये मान लेना कि हम पढ़ सकते हैं, बिना किसी सबूत के ये सोच लेना कि हमें पता है दूसरा क्या सोच रहा है। और मजे की बात यह है कि हम अक्सर नेगेटिव ही सोचते हैं। अच्छा।
जैसे अगर बॉस का मूड ऑफ है तो सोच लेना पक्का मुझसे ही नाराज होंगे, या दोस्त ने फोन नहीं उठाया तो सोचना वो मुझे अवॉइड कर रहा है। ओ, ये तो शायद हम सब करते हैं कभी ना कभी, बिना पूछे ही कहानी बना लेना। बिल्कुल। फिर एक है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग यानी अपनी भावनाओं को सच्चाई का सबूत मान लेना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसका मतलब पक्का कुछ बहुत बुरा होने वाला है। या मुझे लग रहा है कि मैं ये इंटरव्यू पास नहीं कर पाऊंगा, तो इसका मतलब मैं सच में नहीं कर पाऊंगा। हम अपनी फीलिंग को फैक्ट मान लेते हैं। ये तो खतरनाक लग सकता है। मतलब अगर हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बेस पे फैसले लें तो गड़बड़ हो सकती है। बिल्कुल, फीलिंग्स जरूरी हैं, पर वो हमेशा हकीकत नहीं बताती। तो ये तो हुई कुछ सोचने के तरीके की गड़बड़ियां, जिन्हें हम अनुमान या इन्फ्रेंसेस कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है मूल्यांकन, यानी इवैल्यूएशन। हम उस सिचुएशन या अनुमान को आंकते कैसे हैं? मूल्यांकन मतलब हम उसे कितना महत्व देते हैं, उसे कैसे जज करते हैं। REBT जो एलिस ने शुरू की थी, वो इस पर बहुत जोर देती है। इसमें 2 खास तरह की अतार्किक सोच है। ओके, बताइए। पहला है डिमांडिंगनेस। इसे एलिस ने मजाक में मस्टरबेशन भी कहा था। मस्टो शब्द से मस्टरबेशन, हाँ, ये वो सोच है जहाँ चाहिए या जरूर होना ही चाहिए वाली बातें हावी हो जाती हैं। जैसे मुझे हमेशा कामयाब होना चाहिए, लोगों को मेरे साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आना चाहिए, लाइफ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सख्त मांगे हैं जो हम खुद से, दूसरों से या दुनिया से करते हैं। ये चाहिए वाली सोच, ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का सीधा रास्ता लगता है अगर चीजें वैसी ना हो। बिल्कुल, क्योंकि दुनिया हमारे चाहिए के हिसाब से तो नहीं चलती है ना। सही बात है। और दूसरा पैटर्न है ऑफुलाइजिंग। ऑफुलाइजिंग, भयानक बना देना। हाँ, किसी बुरी घटना या उसके नतीजे को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर देखना, उसे भयानक, डरावना, असहनीय, दुनिया का अंत मान लेना। ओके। जैसे एग्जाम में फेल होना बुरा है, मुश्किल है, पर क्या ये भयानक है, क्या ये असहनीय है? ऑफिलाइजिंग में हम चीजों को उनकी असलियत से कहीं ज्यादा बुरा बना देते हैं। समझ गया। तो पहले शायद हमने माइंड रीडिंग से सोचा बॉस नाराज है, फिर डिमांडिंगनेस से कहा उसे नाराज नहीं होना चाहिए, और फिर ऑफिलाइजिंग से सोचा अगर वो नाराज है तो ये भयानक है, नौकरी जा सकती है। ये सब मिलकर पूरा एक तूफान खड़ा कर देते हैं दिमाग में। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। ये पैटर्न अक्सर एक साथ काम करते हैं, और इन सब के नीचे एकदम गहराई में छिपी होती हैं हमारी मूल मान्यताएं या कोर बिलीफ्स, जिन्हें स्कीमा भी कहते हैं। कोर बिलीफ्स, स्कीमा। आइए हमारी जिंदगी के वो गहरे नियम, वो धारणाएं हैं जो हमने शायद जाने अनजाने बचपन से या अपने अनुभवों से सीख लिए, और अब वो हमारे सोचने, महसूस करने, रिएक्ट करने के तरीके को चुपचाप कंट्रोल करती हैं। ये तो जैसे हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, जो बैकग्राउंड में चलता रहता है। हाँ, बहुत अच्छा एनालॉजी है, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, या दुनिया भरोसे के लायक नहीं है, या खुश रहने के लिए सबका मुझे पसंद करना जरूरी है, इस तरह की चीजें। बिल्कुल, ये बहुत गहरे नियम होते हैं। जैसे अगर किसी का कोर बिलीफ है मुझे परफेक्ट होना ही चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए, तो वो इंसान छोटी सी गलती पर भी ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में चला जाएगा। हाँ। और खुद को पूरी तरह फेल मान लेगा। इसे पीपल रेटिंग भी कहते हैं। एक गलती के आधार पर पूरे इंसान को, खुद को या दूसरे को बुरा आंक लेना। मैंने गलती की इसलिए मैं बुरा इंसान हूँ। बाप रे, ये तो बहुत गहराई तक जाती हैं बातें। तो ठीक है, अब हमने समझ लिया कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ABC मॉडल, ये सोचने की गड़बड़ियाँ, कोर बिलीव्स। अब CBT करता क्या है इन सब के साथ? मतलब थेरेपी में होता क्या है? हाँ, यहीं पर CBT का एक्शन प्लान आता है। देखिए, सबसे पहला कदम तो है क्लाइंट को ये समझाना, जिसे साइको एजुकेशन कहते हैं, कि कैसे उनकी सोच उनकी भावनाओं और व्यवहार को ड्राइव कर रही है। ओके, पहले तो अवेयरनेस। जी, फिर ABC मॉडल का इस्तेमाल करके मुश्किल सिचुएशंस में उनकी अपनी सोच B को पहचानने में मदद की जाती है। वो ट्रिगरिंग इवेंट A क्या था और उसके जवाब में दिमाग में क्या विचार B आए, जिससे वो भावनाएं C पैदा हुई। जैसे वो दोस्त वाला उदाहरण था, उसमें पूछा जाएगा कि जब दोस्त बिना मिले निकला A, तो दिमाग में क्या चला? B, जिससे दुख C हुआ। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, जो है D, डिस्प्यूटेशन, यानी चुनौती देना। चुनौती,
किसको? उन अतार्किक या बेकार विश्वासों को। क्लाइंट को सिखाया जाता है कि वो अपने इन विचारों पर सवाल उठाएं। कैसे सवाल? जैसे, क्या ये सोच सच है? इस सोच के सपोर्ट में क्या सबूत है और इसके खिलाफ क्या सबूत है? क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और तरीका है? ये सोच मेरे लिए कितनी मददगार है या नुकसानदेह है? अच्छा, तो दोस्त वाले केस में डी कैसा होगा? क्लाइंट खुद से पूछ सकता है, क्या मेरे पास पक्का सबूत है कि उसने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया? या हो सकता है उसने देखा ही ना हो, या वो किसी गहरी सोच में था। और अगर मान भी लें कि उसने जानबूझकर किया, तो क्या इसका मतलब वाकई ये है कि मैं एक बेकार इंसान हूँ? क्या एक इंसान का व्यवहार मेरी पूरी कीमत तय कर देता है? अरे वाह, ये तो सच में सोचने का पूरा नजरिया बदल सकते हैं ये सवाल। और इसके बाद ABCD। ई, हाँ, ई है इफेक्टिव न्यू अप्रोच, मतलब नया, ज्यादा कारगर, ज्यादा संतुलित नजरिया और उसके साथ आने वाली नई भावनाएं और व्यवहार। ओके। जब हम पुरानी अतार्किक सोच को चुनौती देते हैं तो हम एक ज्यादा यथार्थवादी, ज्यादा मददगार सोच अपना पाते हैं। जैसे, शायद उसने मुझे नहीं देखा, हाँ थोड़ा बुरा लगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ, मैं उससे बाद में पूछ सकता हूँ। नतीजा क्या हुआ? नतीजा गहरी उदासी या डिप्रेशन के बजाय शायद हल्की सी निराशा या बस थोड़ी हैरानी, और व्यवहार भी बदल सकता है। शायद दोस्त से मिलकर पूछ लेना कि क्या हुआ था, बजाय उससे कटने के। ये ABCD मॉडल तो बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहा है। ये सिर्फ थियोरी नहीं, बल्कि एक टूल है जिसे कोई भी इस्तेमाल करना सीख सकता है। बिल्कुल। CBT बहुत एक्टिव और कोलैबोरेटिव होता है। थेरेपिस्ट एक टीचर या कोच की तरह होता है जो क्लाइंट को ये स्किल्स सिखाता है। और इसमें कुछ खास टेक्निक्स भी होती होंगी। हाँ, कई सारी टेक्निक्स हैं। जैसे एक बहुत कॉमन है थॉट रिकॉर्ड रखना। थॉट रिकॉर्ड? डायरी जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें लोग लिखते हैं सिचुएशन A क्या थी, उनके ऑटोमेटिक विचार B क्या आए, भावनाएं C क्या थीं, फिर उन विचारों को चुनौती D कैसे दी, और फिर नई संतुलित सोच और भावना E क्या बनी। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलती होगी। बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा व्यवहार बदलने के लिए भी टेक्निक्स है, जैसे एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर मतलब सामना करना। हाँ, खासकर डर या एंजाइटी के मामलों में। इसमें धीरे धीरे प्लान बनाकर उन चीजों या सिचुएशंस का सामना करना सिखाया जाता है जिनसे व्यक्ति डरता है या बचता है, ताकि डर कम हो सके। हाँ, ताकि वो ये सीख सके कि जिस चीज से वो डर रहा है वो शायद उतनी खतरनाक नहीं है और वो उसे हैंडल कर सकता है। और उसका जो डर वाला विश्वास है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा या कुछ भयानक हो जाएगा, वो गलत साबित हो। तो ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में भी है। एक्शन लेना, अपनी सोच को असलियत में टेस्ट करना। एग्जैक्टली। CBT में बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स यानी व्यवहारिक प्रयोग भी बहुत होते हैं। जैसे, मान लीजिए किसी को लगता है अगर मैंने मीटिंग में अपना आइडिया दिया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो थेरेपिस्ट उसे ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए एनकरेज कर सकता है। चलो अगली मीटिंग में एक छोटा सा आइडिया शेयर करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना। बिल्कुल। और अक्सर पता चलता है कि नतीजा उतना बुरा नहीं होता जितना हमने सोचा था। CBT का लक्ष्य सिर्फ अभी के लक्षणों को कम करना नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्य है व्यक्ति को अपनी सोच और व्यवहार के पैटर्न को समझना और बदलना सिखाना, ताकि वो भविष्य में आने वाली मुश्किलों का सामना खुद कर सके। एक तरह से अपना थेरेपिस्ट खुद बन सके। अपना थेरेपिस्ट खुद बनना, ये बहुत ही पावरफुल बात है। मतलब ये स्किल सीखने जैसा है जो जिंदगी भर काम आए। जी, ये तो बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। तो फिर ये तरीका किन किन प्रॉब्लम्स के लिए ज्यादा कारगर माना जाता है? देखिए, रिसर्च तो यही दिखाती है कि CBT डिप्रेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। लगभग सभी तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स जैसे पैनिक अटैक, OCD, सोशल एंजाइटी, फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, नशे की लत, एडिक्शन, रिश्तों की समस्याएं, गुस्से को मैनेज करने में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इसकी एप्लीकेशन रेंज बहुत वाइड है। और ये सिर्फ इंडिविजुअल थेरेपी में होता है या ग्रुप में भी? दोनों में हो सकता है। इंडिविजुअल, ग्रुप, कपल्स थेरेपी, फैमिली थेरेपी, सब में इसके प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। वाह, ये तो काफी वर्सेटाइल है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये हर किसी के लिए हर सिचुएशन में काम करता है? देखिए, कोई भी थेरेपी हर किसी के लिए 100% काम नहीं करती। CBT के साथ भी कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। जैसे अगर किसी में बदलाव लाने की इच्छा यानी मोटिवेशन बहुत कम है तो मुश्किल होगी, क्योंकि इसमें क्लाइंट को एक्टिवली हिस्सा लेना होता है,
होमवर्क करना होता है। हाँ, ये तो है। क्षमता में काफी कमी हो तो तर्क करना और सोच पर काम करना मुश्किल हो सकता है। और हाँ, जैसा हमने पहले कहा, सांस्कृतिक बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थेरेपिस्ट को कल्चरली सेंसिटिव होना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और असरदार अप्रोच मानी जाती है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो सीबीटी सिर्फ अच्छा सोचो अच्छा होगा कहने से कहीं ज्यादा गहरी और प्रैक्टिकल चीज है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें वो टूल्स, वो औजार देता है जिनसे हम अपनी सोच के उन पैटर्न्स को पहचान सकें और बदल सकें जो हमें बेवजह परेशान करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं। सही कहा। ये एक तरह से अपने मन का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में ले लेने जैसा है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। हम हमेशा बाहरी दुनिया को, घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन हम ये जरूर सीख सकते हैं कि हम उन घटनाओं को कैसे देखते हैं, उनका क्या मतलब निकालते हैं और उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं। सीबीटी इसी अंदरूनी कंट्रोल और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि ज्यादातर जो भावनात्मक दुख है वो घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं को हमने जो मीनिंग दिया है उससे आता है। बहुत गहरा पॉइंट है ये। और जाते जाते एक सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। हमने आज कोर बिलीव्स या मूल मान्यताओं की बात की जी। वो गहरे नियम जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में झांक कर देख सकते हैं कि हमारे ऐसे कौन से अनकहे नियम हैं, जैसे मुझे हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहिए, या गलती करना मतलब कमजोर होना, या शायद अगर मैं मदद मांगूंगी तो लोग मुझे बोझ समझेंगे। जरा सोचिए, अगर हम इन गहरे बैठे नियमों पर, इन मस्ट्स और शुड्स पर सवाल उठाना शुरू करें तो हमारी भावनाओं और हमारे रोजमर्रा के चुनावों में क्या कुछ बदल सकता है।